मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुटनिरपेक्षता आंदोलन की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसके दूसरे महत्वपूर्ण अंग पर पहुंचते हैं। दूसरा जो प्रश्न है गुटनिरपेक्षता से जुड़ा हुआ वो इसकी प्रासंगिकता को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत जो है वो द्विगुटीय या बाइपोलर वर्ल्ड में हुई थी, जिसमें नवोदित राष्ट्र ने स्वतंत्रता प्राप्त की, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभरे। उस समय संसार दो भागों में विभक्त था, दो ध्रुवों में विभक्त था, दो ब्लॉक में विभक्त था, और इन्हीं दो ध्रुवीय संसार ने इन नवोदित राष्ट्रों को प्रोत्साहित किया कि यदि वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यदि अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं, यदि वो स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना चाहते हैं, यदि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं, यदि अपने देश के भीतरी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, आर्थिक विकास चाहते हैं, तो उन्हें एक नई दिशा चुनने की आवश्यकता है। और इसी के कारण उन्होंने जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चुना। लेकिन 1990 के दशक के बाद जब सोवियत संघ का गुट समाप्त हो गया, संसार में गुट रहे नहीं, संसार एक ध्रुवीय हो गया, ऐसी अवस्था में प्रश्न उठना बहुत ही स्वाभाविक था कि अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है, उसका क्या अर्थ है। इसने अपना अर्थ खो दिया है, क्योंकि गुट निरपेक्ष का मतलब था गुटों से निरपेक्ष होना। जब गुट ही नहीं है तो निरपेक्षता का कोई अर्थ नहीं रहा। दूसरी चीज कही जाने लगी कि संसार में एक ही प्रकार की व्यवस्था हो गई है, तो अब गुटनिरपेक्षता आंदोलन या गुटनिरपेक्षता शब्द का भी कोई अर्थ नहीं बचा है। तीसरी बात कही जाने लगी कि गुटों के अवसान के बाद, खास करके 1990 के दशक के बाद, जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन बिल्कुल दिशाहीन हो गया है। पहले भी वह दिशा से भटका था, लेकिन अब इसके लिए कोई दिशा नहीं बची है। और सबसे बड़ी बात कि ये आंतरिक कलह का शिकार हो गया है। दिशाहीनता इस संदर्भ में कही जा रही है कि जब अमेरिका के अत्याचार बढ़े, यूनिलैटरल डिसीजन उन्होंने लेना शुरू किया, एक पक्षीय डिसीजन लेना शुरू किया, इराक पर जो है उन्होंने हमला किया, या फिर नाटो के मंच से या नाटो के तत्वाधान में यूगोस्लाविया पर हमला किया गया, इस सारी पे जो है पूरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन मौन साधे रहा, जो है चुप्पी साध ली, किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही। और इसकी वजह ये रही कि इनके बीच भी जो है आंतरिक तनाव, आंतरिक कलह जो है बने हुए थे। इन सभी कारणों ने एक प्रश्न को बहुत प्रबल बना दिया है कि क्या अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई प्रासंगिकता बच गई है या नहीं। इस जो है आशंका को और प्रबल किया जब कुछ इन दिनों जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन है, उनमें महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बजाय उन देशों के कनिष्ठ अधिकारी जो है वो भाग ले रहे। ऐसी परिस्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या इसकी कोई प्रासंगिकता बची है या नहीं। जितनी परिस्थितियों का जिक्र हमने किया, उन सभी परिस्थितियों के बावजूद हम बहुत ही सुरक्षित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आज भी प्रासंगिकता है। गुटनिरपेक्ष संगठन की प्रासंगिकता भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी बची है और उसके पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे पहला तर्क और पहला प्रमाण यही है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यों की संख्या एक ध्रुवीय संसार होने के बावजूद भी बढ़ती जा रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य संख्या निरंतर बढ़ना इस बात का साक्ष्य है कि लोगों की आस्था गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बढ़ती जा रही है।
इसलिए ये कहना कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, यह निराधार बात है। तो सबसे बड़ा प्रमाण। दूसरी बात, हम अब उन तथ्यों की जानकारी ली कि क्या जिन उद्देश्यों के लिए बना है, जिन उद्देश्यों को लेकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन आगे बढ़ा, क्या वो उद्देश्य समाप्त हो? जैसे पहला उद्देश्य है राष्ट्र की स्वतंत्रता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। क्या एक ध्रुवीय संसार में तृतीय विश्व के अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के जो विकासशील या अविकसित देश हैं, क्या उनके समक्ष स्वतंत्रता और सुरक्षा की समस्या खत्म हो गई? क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करने लगे? सुरक्षा बल्कि द्विध्रुवीय संसार में जो एक बैलेंस था, बैलेंस ऑफ टेरर, दो महाशक्तियों के बीच युद्ध की आशंका, इसने कम से कम जो है एक संतुलन बनाया था। वो संतुलन आज खत्म हो गया और तृतीय विश्व के देशों के स्वतंत्रता को खतरा और अधिक बढ़ गया। जब स्वतंत्रता को खतरा और बढ़ गया है तो इसकी प्रासंगिकता भी और बढ़ गई। इसकी प्रासंगिकता खत्म होने के बजाय, समाप्त होने के बजाय ये और बढ़ गई है। दूसरी बात जो है, लोगों ने ये चाहा था, लोगों की खास करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ने वाले राष्ट्रों की एक बहुत बड़ी आकांक्षा रही थी कि वे स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करें। क्या आज के एक ध्रुवीय माहौल में, जहां सोवियत संघ, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका का अत्याचार जो है सर चढ़ के बोल रहा है, जहां मनचाहे राज्यों पर दबाव बना रहा है, उस पर आक्रमण कर रहा है, क्या ऐसी अवस्था में किसी स्वतंत्र विदेश नीति की जगह बचती है? क्या उसके स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान किया जाता है? या उसके स्वतंत्र विचार का कहीं मूल्य है? यदि ऐसा नहीं है तो हमें एकजुट होकर के जो है किसी मंच से आवाज उठाना पड़ेगा। और इस मंच के लिए ऑलरेडी जो हमारे पास मंच है, जो 120 सदस्यों का मंच है, जो 25 सदस्य जिसकी यात्रा शुरू हुई थी 120 तक पहुंच गई है, 120 सदस्यों का बड़ा मंच है, जहां से हम पुरजोर आवाज उठा सकते हैं और अपने स्वतंत्र विदेश नीति की घोषणा कर सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। चौथी बात, क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा समाप्त हो गया है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक उत्कट लालसा थी, सबसे बड़ा उद्देश्य में से एक था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित रखना चाहते थे, हर कीमत पर शांति बनाए रखना चाहते थे, और वो किसी भी तरह से नहीं चाहते थे कि गुटों में जुड़ करके वो जो तनाव बढ़ रहा है शीत युद्ध में और दोनों महाशक्तियों के बीच, वो लगातार बढ़ता रहे और तनाव चरम सीमा पर पहुंचकर वो युद्ध में का रूप धारण कर ले नहीं चाहते थे। क्या वो शांति और सुरक्षा को खतरा टल गया है? नहीं, वो शांति को खतरा और बढ़ गया है। जो है कई प्रकार के जो है राष्ट्र उभर करके सामने आए हैं, और वह राष्ट्र जो है वह एक दूसरे के नियंत्रण में नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका खुद स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। वो आज जैसी भूमिका निभा रहा है वैसी भूमिका पहले कभी नहीं निभाई थी उन्होंने। उसी तरह दूसरी ओर चीन जो है वह एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। इन दोनों के बीच का टकराव जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, और जब तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा रहेगा तब तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हो सकती। अगले मुद्दे की बात करें, परमाणु युद्ध के भय में अधिक आवश्यकता है। आज के दिनों में परमाणु युद्ध का भय लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने आसपास ही हम देखें, चीन और पाकिस्तान के हरकतों को देखें तो हम देखेंगे कि किस तरह से वो आणविक शक्ति होने के बावजूद किस तरह का व्यवहार कर रहा है, किस तरह का जो है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दूसरी ओर जो है चाइना और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। इस तरह से इस तनाव बढ़ने से जो एक उम्मीद जगी थी दोनों महाशक्तियों के बीच, धीरे धीरे निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और दिशा में कदम भी उठाए गए थे। एनपीटी, सीटीबीटी
और START 1 START 2 जैसी संधियां हुई थी, जिसको में जो है परमाणु शस्त्रों के भंडार को सीमित करने, उसको कम करने की कोशिश की जा रही थी। आज वो सारी वार्ताएं समाप्त हो गई हैं। अब इस दिशा में कोई बात नहीं हो रही है और इससे आणविक जो है वो युद्ध का खतरा बढ़ गया है। एक और ईरान जो है आणविक हथियार डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर जो है नॉर्थ कोरिया जो है आणविक जो है हथियार के इस्तेमाल की धमकी दे रहा है। इस सभी वजहों से जो ये आणविक हथियार या परमाणु हथियार का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में तृतीय विश्व के देशों का एकजुट रहना और एकजुट होकर के इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना और इस दिशा में निशस्त्रीकरण को जो है प्रोत्साहित करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। और ये कार्य है तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता भी है। एक और महत्वपूर्ण आयाम जो है 70 के दशक में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण विषय जुड़ा था, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण का। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बहुत ही आवश्यक समझी जाने लगी, क्योंकि 50 और 60 के दशक में जब अफ्रीका और एशिया के देश आज़ाद हुए और उन्होंने अपने स्तर पर जो है विभिन्न स्रोतों से अपना आर्थिक विकास की यात्रा प्रारंभ की, तो उस यात्रा में उन्हें बहुत दूर जाने में बड़ी कठिनाई होने लगी। उन समस्याओं को सुलझाने में बड़ी कठिनाई होने लगी जिन समस्याओं का समाधान वो चाहते थे, या जिन समस्याओं को उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जो शक्तियां थी जो उन पर राज कर रही थी वो छोड़ कर गई थी। उन समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने जितने भी प्रयास किए, प्रयास कम पड़ रहे थे। इसलिए नवोदित राष्ट्रों ने मिल करके संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की आवाज़ उठाई। उस दिशा में कुछ बातें भी बढ़ी, जो है उत्तर दक्षिण वार्ताएं भी शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे वो वार्ताएं विफल हो गई और उस पर कोई सार्थक प्रयास या उसका सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया। तो आज भी तृतीय विश्व के देशों को आर्थिक उन्नति के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्ट्रक्चर संरचना की आवश्यकता है। उसके निर्माण के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं, विभिन्न संगठनों के माध्यम से प्रयासरत हैं। और ऐसे प्रयासों को एकजुट करने के लिए, उसके प्रयासों को और जो है मजबूत बनाने के लिए हमें एक मंच की आवश्यकता है, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन से बेहतर और कोई मंच नहीं हो सकता है। इसलिए भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने ये दिखाया है कि जब उत्तर दक्षिण जो है वार्ता विफल हो गई, तब इन्होंने विदिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भीतर ही दक्षिण दक्षिण वार्ता को जो है वो प्रोत्साहित किया। जो नवोदित राष्ट्र हैं उन सभी की समस्याएं लगभग समान हैं, सभी इसीलिए उन समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं, उनके ज्ञान तकनीक का सामूहिक रूप से इस्तेमाल किया जाए, एक दूसरे को आदान प्रदान किया जाए और सभी मिल करके जो है गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, बीमारी इत्यादि की समस्याओं का हल ढूंढ सकें। इसके लिए जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे मंच की आवश्यकता है, उसकी प्रासंगिकता थी और है। एक और महत्वपूर्ण जो है समस्या जो है समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आई है, और वह है पर्यावरण की समस्या। पर्यावरण में जो है भी जो सबसे गंभीर समस्या है वह है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। हम सभी जानते हैं कि अगले 2-3 दशक में जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ रही है, उससे जो है के जो है जो ध्रुव के जो शीत पिघलेंगे और बहुत सारे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के जो निचले राष्ट्र हैं उनके डूब जाने का खतरा है। ये सभी राष्ट्र जो है लगभग जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन बहुत सारी मीटिंग हो जाने के बाद 1992 के बाद बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं इस संदर्भ में मीटिंगों में दोनों पक्षों को जो है एक जगह ला करके उनके बीच एक सार्थक समझौता की वार्ताएं कई बार हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है, पर्यावरण के जो है वह स्थिर नहीं होता है, पर्यावरण शुद्ध नहीं होता है,
तब तक जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता से नकारा नहीं जा सकता, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक बना रहेगा। एक और समस्या धीरे धीरे जुड़ती जा रही है, जिससे भारत बहुत ज़बरदस्त रूप से पीड़ित है। पाकिस्तान जो इसका जनक है वो भी इससे पीड़ित है। संसार के बहुत सारे देश, अमेरिका जैसे देश भी इससे पीड़ित हुए। वह है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या। ये एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे पूरे संसार को अपने चपेट में ले चुकी है, और ये समस्या इतनी विकराल है कि किसी एक देश या कुछ देशों से मिलकर के काम करने से समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। इस समस्या के समाधान के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। संसार के सभी देशों को एकजुट होकर के इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। उन सभी के प्रयासों को एक साथ जो है कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के समस्याओं से निजात मिल सकता है। सभी देशों के जो है, और खास करके जो प्रभावित देश हैं, उन देशों के प्रयासों को कोऑर्डिनेट करना है, तो निश्चित रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे मंच की आवश्यकता पड़ेगी, और इसकी उपेक्षा करके हम जो है इस प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए भी आज जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को सार्थक बनाने में भी भूमिका आंदोलन, हम सभी जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों ने एकजुट होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ को सफल बनाने का प्रयास किया है। इन सभी ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में, सिद्धांतों में अपना विश्वास व्यक्त किया है, और वो हमेशा चाहते हैं कि संसार की समस्याओं का समाधान जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से निकले, और इसलिए लगातार वो ये काम करते रहे। यदि गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसा मंच नहीं होता तो शायद जो है जितनी सफलता संयुक्त राष्ट्र संघ ने अर्जित की है, उतनी भी सफलता शायद वो अर्जित नहीं कर पाते। इसलिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अभी समाप्त नहीं हुई है। हम दूसरे शब्दों में कहें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और अधिक बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग, सद्भावना और जो है ह्यूमन राइट्स जैसे मुद्दों के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में, जैसा कि हम भी देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कोविड-19 की महामारी फैली, उसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बढ़ रही है तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंच की भूमिका भी बढ़ रही है। उनके सक्रिय सहयोग के बिना संयुक्त राष्ट्र संघ अपना उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। एक और महत्वपूर्ण जो है विषय उभर करके सामने आया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक रिप्रेजेंटेटिव बनाने, अधिक डेमोक्रेटिक बनाने, प्रजातांत्रिक बनाने के लिए जो है उसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। वो लोग जो सुविधा पहले से जिन्हें प्राप्त है वो नहीं चाहते कि इसमें किसी प्रकार के छेड़छाड़ हो, किसी प्रकार का रिफॉर्म हो। चूँकि 1945 के संदर्भ में इस संगठन का निर्माण हुआ था। आज 2020 में हम पहुंच गए हैं, और भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल गई हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ बदल गई हैं। इन बदले हुए परिस्थिति को यदि संयुक्त राष्ट्र संघ रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो वो जो है समय से पीछे छूट जाएगा, वो अप्रासंगिक होने का खतरा है। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन, स्पेशली रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज द नीड ऑफ द टाइम, या समय की मांग है, समय की आवश्यकता है। और इसको करने के लिए जो दबाव बनाने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे बड़े संगठन की आवश्यकता है, ताकि सामूहिक रूप से प्रयास करके जो है उन राष्ट्रों पर जो है इस पर दबाव बनाया जाए जो इसके विरुद्ध हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रतिनिधियात्मक बनाया जाए, ज़्यादा प्रजातांत्रिक बनाया जाए, ताकि वो प्रासंगिक रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। और एक चीज़ है, शस्त्रीकरण की दौड़ भी समाप्त नहीं हुई है। जिस परमाणु जो है हथियार के विस्तार या जो है उसके प्रसार की रोक की बात एनपीटी के द्वारा की गई थी, वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। सभी प्रयासों के बावजूद जो है हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, दोनों प्रकार के प्रसार जो है आणविक हथियार के लगातार जारी है। यदि इस पर लगाम लगाना है और संसार को सुरक्षित करना है, संसार को जो है एक ऐसी जगह बनाना है जहाँ पर लोग बेहतर जीवन व्यतीत कर सके, संपूर्ण साधनों के साथ जीवन व्यतीत करते, सुविधाओं के साथ जीवन व्यतीत कर सके, जो है आतंक का अभाव हो, भय का अभाव हो,
यदि ऐसा संसार बनाना चाहते हैं तो हमें शस्त्रीकरण की दौड़ को रोकना होगा, जो है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना होगा, और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने में, शस्त्रीकरण की दौड़ को रोकने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहले भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, आज भी है, और जब तक ये उद्देश्य प्राप्त नहीं कर लिया जाता तब तक बनी रहेगी। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के नए रूप हमारे सामने आ रहे हैं, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं। आर्थिक क्षेत्र में जो है मल्टीनेशनल की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है, डब्ल्यूटीओ का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, और ये डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशंस हो या मल्टीनेशनल्स का इमरजेंस हो, ये सारी चीज़ें तृतीय विश्व के लिए के हितों के लिए खतरा है। तृतीय विश्व के देशों को, खास करके विकासशील देशों को एकजुट होकर के इनके साथ एक रीजनेबल, एक एक तार्किक समझौता की आवश्यकता है, ताकि विकास भी आगे चलता रहे, मल्टीनेशनल का भी विस्तार होता रहे, और तृतीय विश्व के देशों के हितों की भी रक्षा हो सके। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर जो है पूंजीवादी व्यवस्था के दुष्परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखने लगेंगे, और इस सब के क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में हो या नव उपनिवेशवाद के विरोध के संदर्भ में हो, इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनती है। न केवल बनती है बल्कि इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है। समस्याएं और गंभीर हो गई हैं। समस्याएं जितनी गंभीर हैं इसकी जो है आवश्यकता और बढ़ गई है। इसलिए हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक नहीं हुआ है, उसकी उपयोगिता और बढ़ गई है, उसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। इसलिए, और यही वजह है कि इनकी सदस्य संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लोग अपने विश्वास इस संगठन में व्यक्त कर रहे हैं। और इतना ही।